हेलो एग्जामिनीज, कैसे हैं आप लोग। आज फिर से हम लोग अपने नेक्स्ट वन शॉट वीडियो की तरफ आ चुके हैं। और ये जो टॉपिक होने वाला है ये फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। एक फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं, जिसके अंदर 10th क्लास में हम लोग दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक है लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन और दूसरा है ह्यूमन आइज। टॉपिक्स का ये पहला टॉपिक जिसका नाम है लाइट, और लाइट का फर्स्ट पार्ट जो है रिफ्लेक्शन, इसको हम लोग इस शॉर्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। टॉपिक वाइज चलेंगे, एनसीईआरटी का एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे, जो कि बोर्ड से एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। चलिए, लाइट। लाइट क्या है? बचपन से हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं। लाइट के बारे में बहुत कुछ जानते हैं हम लोग। इस चैप्टर में लाइट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइट के कारण इमेजेस कैसे फॉर्म होते हैं, किस मिरर में कैसे फॉर्म होंगे, और कुछ कैलकुलेशंस भी हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारी चीज इस चैप्टर में हम लोग कवर करेंगे। तो लाइट का एक सिंपल सा डेफिनेशन शुरू करते हैं कि लाइट है क्या। बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइट का एक बेसिक सा डेफिनेशन कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी दिस ब्यूटीफुल वर्ल्ड। ये तो एक बेसिक सा डेफिनेशन था। उस डेफिनेशन के बाद हम लोग समझते हैं थोड़ा लाइट का प्रॉपर्टीज। लाइट का प्रॉपर्टीज जानेंगे हम लोग। बहुत सारे थ्योरीज है जो कि लाइट्स के बारे में एक प्रॉपर डेफिनेशन दे नहीं पाती। बहुत समय से ये थ्योरी चलते आ रहा है कि लाइट आखिर है क्या, लाइट का नेचर क्या होता है। एक ऐसा बहस जो आज तक अनसॉल्व है, और वो बहस इस बात का है कि लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है। बहुत सारे साइंटिस्ट का एक अपना मानना था। कुछ वर्ग ये कहते थे कि लाइट एक वेव है, और वही दूसरा वर्ग ये कहता था कि लाइट एक पार्टिकल है। लास्ट में जब लाइट पे बहस खत्म होता है तो ये बोला जाता है कि लाइट को दोनों नेचर से पढ़ा जाए, लाइट का डुअल फेस होता है। अब ये लाइट का डुअल फेस क्या है? लाइट का डुअल फेस है कि लाइट एक वेव है, और दूसरा फेस है कि लाइट एक पार्टिकल है। अगर हम लोग लाइट को वेव नेचर से पढ़ते हैं तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये लाइट का डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर मतलब अगर हम लोग लाइट को वेव नेचर से पढ़ रहे हैं तो पहला नेचर ये कहता है कि लाइट को अगर हम लोग वेव नेचर से पढ़ते हैं तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और अगर लाइट को पार्टिकल्स नेचर से पढ़ते हैं तो लाइट फोटोन है। ये बहस चलते गया और हमने लाइट को इसी नेचर पे एक्सेप्ट कर लिया कि लाइट का डुअल फेस होता है। आप जिस मर्जी जिस नेचर से पढ़ना चाहते हैं आप उस नेचर से लाइट को पढ़ सकते हैं। कुछ थ्योरीज वेव नेचर पे खड़ी उतरती है, कुछ थ्योरीज पार्टिकल नेचर पे खड़ी उतरती है, कुछ थ्योरीज वेव नेचर को भी गलत साबित करती है और कुछ थ्योरीज पार्टिकल नेचर को भी गलत साबित करती है। बहस ये नहीं है, बहस ये जानना जरूरी है कि लाइट को हम लोग दोनों नेचर से पढ़ते हैं। यहाँ पे लाइट के डिफरेंट सोर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ये सन है, ये बल्ब है, ये दिया है, स्टार्स है, फायर है, क्रैकर्स है। ये सब सोर्स है जहां से लाइट आता है। लाइट का प्रॉपर्टी ऐसे एक्चुअली में लाइट के और भी प्रॉपर्टीज होती है, लेकिन इस 10th क्लास में लाइट का बेसिकली हम लोग को दो प्रॉपर्टी के बारे में जानना है। एक लाइट का प्रॉपर्टी जिसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन, और दूसरा जिसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन। और ये लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रखता है इसके बारे में समझेंगे। सारी विजिबिलिटीज कैसे पॉसिबल होती है, हम दुनिया को कैसे देख पाते हैं, अगर नहीं देख पाते हैं दिक्कतें आती हैं तो उसको ठीक कैसे किया जाता है, ये सब हम लोग समझेंगे इस ऑप्टिक्स में, इस लाइट में। आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहला प्रॉपर्टी लाइट का और वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानना क्यों जरूरी है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम लोग नेचर में किसी भी चीज को देख पा रहे हैं, हमारे सराउंडिंग्स में, हमारे आसपास अगर हम किसी भी चीज को देख पा रहे हैं, जी हाँ, उसका सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हमारा आंख। लेकिन हमारा आंख वो कौन सा फेनोमेना कर रहा है जिसके कारण हम देख पा रहे हैं? तो फेनोमेना का नाम है रिफ्लेक्शन। उस फेनोमेना का नाम है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में ऐसा होता क्या है? रिफ्लेक्शन में ऐसा क्या है जिसके कारण हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं? सपोज करते हैं कि मेरे सामने एक फैन लगा हुआ है। आखिर मैं इस फैन को कैसे देख पा रहा हूं? व्हाट इज द रीजन? क्या लाइट का ऐसा क्या प्रॉपर्टी है, लाइट का ऐसा क्या खासियत है जो मुझे इस फैन को देखने में मदद कर रहा है? तो होता ही है कि सपोज करते हैं कि मेरे पास एक कोई भी सोर्स है लाइट का, मान लेते हैं ये सूरज है, कोई भी सोर्स है लाइट का। हमको इस ऑब्जेक्ट को देखना है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको हमको देखना है। हम यहाँ पे खड़े हुए। तो ऐसा नहीं कि सूरज का रोशनी डायरेक्ट हमारे आंख में आता है और हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। इट इज टोटली रॉन्ग। बहुत लोग ये समझते हैं कि रोशनी आता है हमारे आंखों के ऊपर और हम ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले लाइट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर आता है जिसको हमें देखना होता है,
और लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पर टकराने के बाद बाउंस बैक करता है। लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे टकराने के बाद बाउंस बैक करता है, और जब वो बाउंस बैक जब होता है और हमारे आंखों के ऊपर पड़ता है, यानी वो लाइट का रिफ्लेक्शन हमारे आंखों तक पड़ रहा है, तब जाकर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक बेसिक सा डेफिनेशन ये हो सकता है कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट स्ट्राइक्स टू अ सरफेस। अगर किसी सरफेस के ऊपर लाइट टकराकर वापस बाउंस बैक करता है, इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सपोज करते हैं कि हम क्रिकेट खेल रहे हैं, एक ग्राउंड के ऊपर क्रिकेट खेल रहे हैं, कोई बॉलिंग कराता है, जैसे ही बॉल को फेंका, सपोज कीजिए कि सपोज करते हैं कि एक क्रिकेट ग्राउंड है, एक बॉल को यहां से यहां तक फेंका गया, और यहां से यहां तक फेंकने के बाद बॉल टकराकर वापस चला जाता है। उसी तरीके से लाइट आता है, लाइट सरफेस पर टकराकर वापस चला जाता है। इसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट का रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है? जरूरी तो ये भी है कि लाइट का रिफ्लेक्शन होने के लिए एक ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए? एक पानी है, एक साफ पानी, एक जगह बहुत ही साफ पानी, प्योर वाटर है, और उस प्योर वाटर को हम देखते हैं तो वाटर के नीचे का सरफेस हमको दिखाई देता है। ऐसा क्यों? वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि लाइट पूरे नीचे तक जा रहा है। यानी अगर ये नदी था, लाइट अगर यहां से टकराकर वापस चला जाता तो मुझे यहां का चीज दिखाई देता, लेकिन मुझे अंदर का चीज दिखाई दे रहा है, यानी लाइट यहां तक पहुंच रहा है। तो क्या ये सरफेस एक अच्छा रिफ्लेक्टिव सरफेस है? नहीं। लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए एक सबसे बेस्ट सरफेस होता है ऑपिक। ऑपिक एक ऐसा सरफेस होता है जहां पे लाइट क्रॉस नहीं हो सकता है, वहीं पे रिफ्लेक्शन अच्छे से हो सकता है। जैसे कि ये दीवार, ये बेंच, ये फैन, ये टेबल, ये चेयर, और भी बहुत सारी चीज जिसके ऊपर लाइट टकराकर वापस आ जाता है। तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऑपिक, ऑब्जेक्ट होना चाहिए ऑपिक। दूसरा चीज, ऑब्जेक्ट स्मूथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रफ सरफेस पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है, वहां भी होता है, लेकिन द बेस्ट रिफ्लेक्शन अकर्स ऑन अ स्मूथ सरफेस। फॉर एग्जांपल मेटल। हम लोग जानते हैं मेटल बहुत चमकता है। अगर मेटल जैसे कुछ और रिफ्लेक्टिव, बहुत ज्यादा जो रिफ्लेक्टिव मेटल्स होते हैं, जैसे गोल्ड को देख लिया जाए, गोल्ड दूर से चमकता है, गोल्ड पे लाइट आता है तो और भी ज्यादा चमकता है। वो इसलिए चमकता है क्योंकि उसके ऊपर रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है और बहुत अच्छे से हो रहा है। डायमंड, डायमंड का सरफेस कितना स्मूथ होता है, जितना ज्यादा सरफेस पे स्मूथनेस होगा, रिफ्लेक्शन उतना ही अच्छे से होगा। तो ऑब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन कराने के लिए, ऑब्जेक्ट के ऊपर रिफ्लेक्शन कराने के लिए ऑब्जेक्ट का ऑपिक होना जरूरी है, और ऑब्जेक्ट स्मूथ हो तो रिफ्लेक्शन और अच्छे से होता है, रिफ्लेक्शन और अच्छे से होता है। तो ये जो रिफ्लेक्शन है, ये कुछ रूल्स, कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून के ऊपर वर्क करता है। ऐसा नहीं कि लाइट कहीं भी आया रिफ्लेक्ट कर गया, एक ही नियम फॉलो करेगा, ऐसा नहीं है। लाइट जहां भी जिस ऑब्जेक्ट पे रिफ्लेक्ट करता है उसका कुछ ना कुछ रूल होता है, उसका कुछ लॉज होता है। तो ये पढ़ेंगे हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आखिर ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? ऐसा कौन सा रूल है जो कि वर्क करता है एक रिफ्लेक्शन में, एक लाइट का रिफ्लेक्शन होने में कौन सा लॉ है जो कि वर्क करता है? उसके लिए हम लोग एक रफ डायग्राम बना लेते हैं, और एक ऐसा डायग्राम बनाते हैं जहां पे लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, जो कि कॉमनली हर ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई होगा। मोस्टली वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए स्मूथ। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, बेसिकली रिफ्लेक्शन के दो रूल होते हैं, दो लॉज होते हैं। मान लेते हैं कि एक सरफेस है, एक सरफेस है, और उसके ऊपर लाइट का एक रे आ रहा है, लाइट का एक रे आ रहा है। इस रे को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको डिनोट करते हैं आई से। इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इसको डिनोट करते हैं आई से। जब लाइट टकरा कर वापस चला गया, इस पाथ पे, अपोजिट पाथ पे रिटर्न चला गया, वापस चला गया, इस रे को हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड, जो कि रे रिफ्लेक्ट हो गया। एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एक एंगल बनाता है, दो एंगल बनाता है, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल। इस एंगल को हम लोग बोलेंगे थीटा आई, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको बोलेंगे थीटा आर, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। थीटा आई एंड थीटा आर। थीटा आई represents the angle of incident and theta r represents the angle of reflection. तो पहला लॉ, the first law of reflection says that the angle of incident and angle of reflection is always equal. The angle of incident, that means theta I is equal to theta r. ये दोनों एंगल बराबर होगा, both the angle will be equal. सपोज करते हैं ये एंगल बनाता है 30 डिग्री, तो ये भी होगा 30 डिग्री। ये बनाता है 60 डिग्री, तो वो भी होगा 60 डिग्री। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा इक्वल होता है। ये रिफ्लेक्शन में, जो कि स्मूथ सरफेस पे होता है, उसके लिए ये ऑलवेज सेम होगा। चलिए आते हैं अपना नेक्स्ट लॉ, एंड दैट नेक्स्ट लॉ सेज दैट द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। इंसिडेंट रे
रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। यहां पे एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। जो बच्चे समझते हैं कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम पॉइंट, ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है। दैट इज नॉट लाइन, दैट इज नॉट पॉइंट। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम पॉइंट, ये रॉन्ग है। राइट ये कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब ये होता है कि सपोज करते हैं एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर लाइट का रे कुछ इस तरीके से टकराकर वापस इस तरीके से चला जाता है। इसका कोई भी डायरेक्शन में, रे का डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा एक प्रॉपर प्लेन के ऊपर। एक प्रॉपर मान के चलते एक प्लेन है, अगर लाइट का जो रे है वो यहां से इंसिडेंट होता है तो सिर्फ इसी प्लेन पे वापस चला जाएगा। ऐसा नहीं कि रे इधर निकल जाएगा या अंदर चला जाएगा। रे का डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आता, ये बोलता है कि एक प्लेन पे लाई करता है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन। ये था मेरा दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी लॉ के थ्रू सारा इमेजेस बनते हैं, सारे इमेजेस बनेंगे, चाहे वो मिरर पे बने, चाहे वो और कहीं भी बने, लेकिन वो सारे इमेजेस बनेंगे इस लॉ पे। तो ये दो लॉ था रिफ्लेक्शन का। उसके बाद आते हैं अपना अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ मिरर। ये जानना जरूरी है कि रिफ्लेक्शन के बाद इमेजेस कहां बनते हैं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि इमेजेस कितने टाइप के होते हैं। तो इमेज जो होता है ये दो टाइप का होता है। पहला टाइप होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, ये रियल इमेज क्या है? सपोज करते हैं कि अगर आप हमको देख पा रहे हैं, जाहिर सी बात है मैं एक्चुअली में यहाँ पे खड़ा हूं, मेरा जितना डिस्टेंस है इस इमेज जो आपके फोन में बन रहा है या आपके सिस्टम में बन रहा है, जितनी दूरी पे मैं खड़ा हूं एग्जैक्टली उसी दूरी पे आपका इमेज बन रहा है। मैं जैसे पढ़ा रहा हूं, जैसे खड़ा हूं, जो इमेज बन रहा है वो एकदम एक्चुअल में, वो एकदम रियल है। इस तरह का इमेज को वो लोग बोलते हैं रियल इमेज। सपोज कीजिए कि मैं अपने सामने इस फैन को देख पा रहा हूँ, इस टेबल को देख पा रहा हूँ, चेयर को देख पा रहा हूँ, इसका इमेज मेरे आंखों के अंदर बन रहा है, वो इमेज एक्चुअल में रियल इमेज है। फिर आता है वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज एक ऐसा इमेज होता है, वर्चुअल का मतलब ही होता है कल्पना करना, एक काल्पनिक इमेज। जैसे कि मिरर के अंदर मेरा इमेज बना, अगर मैं मिरर से 1 मीटर दूर खड़ा हूं तो मिरर के अंदर भी 1 मीटर दूर इमेज बनता है। क्या ये एक्चुअल में होता है? नहीं, एक्चुअल में नहीं होता है। वो 1 मीटर अंदर नहीं हो ऐसा मुझे लग रहा है, दैट मींस ये मेरी कल्पना है कि 1 मीटर अंदर लग रहा है। इस तरह का इमेज को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल इमेज। इमेज बनता कहां पे है? रियल इमेज को बनने के लिए हमेशा स्क्रीन चाहिए। जैसे कि आप मेरा इमेज को फोन में देख सकते हैं, सिस्टम में देख सकते हैं, एक स्क्रीन के ऊपर, वो रियल इमेज बन रहा है। लेकिन वर्चुअल इमेज को बनने के लिए स्क्रीन नहीं चाहिए, वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के अंदर बनता है। इसलिए जानना जरूरी था इमेज कैसा होता है, ताकि हम मिरर को अच्छे से समझ सके। यहाँ पे हमको बहुत तरह का मिरर दिखाई दे रहा हो, कुछ ऐसे कर्व मुड़े हुए मिरर है, कुछ एक सीधा मिरर है। ये जो सीधा मिरर दिख रहा है आपको, ये है प्लेन मिरर। क्या है? प्लेन मिरर। उसके बाद और आता है एक और टाइप होता है, बेसिकली मिरर के दो टाइप्स होते हैं। ये जान लीजिए आप लोग, मिरर के दो टाइप्स होते हैं, ठीक है? मिरर एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है स्फेरिकल मिरर। प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। इस स्फेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। बस इतना मिरर के बारे में हम लोग को जानना है फिलहाल इस चैप्टर में। ये है प्लेन मिरर, ये है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। समझते हैं ये कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर होता कैसे। घर में जो हम लोग नॉर्मली जिस मिरर का यूज करते हैं, एक सीधा मिरर होता है, वो प्लेन मिरर होता है। एक स्फेरिकल मिरर को दो पार्ट में डिवाइड कर दे, एक पार्ट बन जाता है कॉनकेव मिरर और दूसरा पार्ट बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर। आते आगे, अब इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर के ऊपर आते हैं। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, देखिएगा प्लेन मिरर के अंदर इमेज कैसे फॉर्म होता है। इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर। सपोज करते हैं कि मेरे पास एक मिरर है, ये प्लेन मिरर है। मिरर का खासियत होता है कि एक साइड उसका सरफेस रिफ्लेक्टिव होता है, दूसरा साइड उसका जो होता है वो पॉलिश्ड होता है। मान लेते हैं कि साइड मिरर का पॉलिश्ड है, ये सरफेस है। सपोज करते हैं यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो मैंने बताया था कि इमेज बनने के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन होना जरूरी है। तो मान लेते हैं कि लाइट का एक सोर्स है जहां पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट पड़ रहा है और वो लाइट इकट्ठे आता है। ऐसा नहीं कि लाइट का एक रे और दो रे आता है, लेकिन याद रखिएगा इमेज बनने के लिए कम से कम दो रिफ्लेक्टेड रे को आपस में काटना जरूरी है। जिस पॉइंट पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में काटेंगे उसी पॉइंट पे बनेगा हमारा इमेज।
जिस पॉइंट पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे को काटेंगे वो बनता है हमारा, वहां पे बनता है, उस पोजीशन पे, उस पॉइंट पे बनता है हमारा इमेज। मान लेते हैं ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत सारा लाइट का सोर्स आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। सपोज करते हैं एक लाइट का सोर्स था जो कि पैरेलली जा रहा था, ऐसे सीधे गया। अब ये सीधे जाएगा और ये लाइट टकरा कर सीधे अगर जाता है तो सीधे ही वापस आ जाएगा, टकरा कर सीधे गया और सीधे वापस आ गया। सिंपल सा बात। लाइट जिस डायरेक्शन में गया था वापस उसी डायरेक्शन में रीबाउंड हो जाता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में रीबाउंड हो जाता है, इधर निकल जाएगा लाइट। लेकिन हमारा इमेजिनेशन ये कहेगा कि लाइट सीधे कहीं ना कहीं ऐसे निकला होगा, क्योंकि इमेज जो बनेगा वो मिरर के अंदर, और मिरर के अंदर वर्चुअल इमेज बनेगा, तो ऐसे सीधे रे निकल गया होगा। मानते हैं कि एक और लाइट का रे वो कुछ इस तरीके से जा रहा था, ऐसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए सीधा ऐसे निकल जाएगा, ऐसे गया और ऐसे निकल गया। लेकिन वर्चुअली हमको लगेगा कि ये जो रे था वो मिरर के अंदर कुछ इस तरीके से आगे जा रहा था। जिस पॉइंट पे दो रिफ्लेक्टेड रे आपस में काटते हैं उसी पॉइंट पे बनता है हमारा इमेज। यहां पे बन गया इमेज। ये था मेरा ऑब्जेक्ट और ये है मेरा इमेज। क्या क्या खासियत होगा? सबसे पहले इसका खासियत क्या क्या होगा, इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा, व्हाट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। तो पहला प्रॉपर्टी समझते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या होगा? ऑब्जेक्ट जहां पे रखा होता है, मिरर से जितना दूर रखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं यू, उसको हम लोग बोलते हैं यू, यानी यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। और जहां पे इमेज बनता है, जितना दूर मिरर से जितना दूर इमेज बनता है उसको हम लोग बोलते हैं भी, भी यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। तो इसका प्रॉपर्टी ये होगा, प्लेन मिरर में इमेज का प्रॉपर्टी ये होगा कि पहला प्रॉपर्टी ये है कि u इज इक्वल टू भी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। यानी प्लेन मिरर के सामने अगर हम खड़े हो जाएं तो जितना दूर मेरा इमेज है ठीक उतना ही दूर हम खड़े होंगे अगर हम लोग मेजर करेंगे, तो ऐसा लगेगा हमको, क्योंकि ये वर्चुअल है। दूसरा, इमेज का हाइट को h, ऑब्जेक्ट का हाइट को h o बोलते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और इमेज का हाइट को h i बोलते हैं, हाइट ऑफ इमेज। तो h i, h o और h i हमेशा इक्वल होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तीसरा प्रॉपर्टी ये होगा कि लाइट का जो, ये जो मिरर के अंदर जो इमेज बना, ये इमेज वर्चुअल होगा, इमेज इज वर्चुअल। इमेज इज वर्चुअल। अच्छा, वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा बनता है, सीधा को बोलते हैं इरेक्ट। तो वर्चुअल इमेज का एक प्रॉपर्टी वो है कि, प्रॉपर्टी ये है कि वर्चुअल इमेज हमेशा सीधा होता है। तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट भी लिखना जरूरी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। उसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी होगा कि इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। लैटरल इन्वर्जन एक प्रॉपर्टी होता है, और उस प्रॉपर्टी में ऑब्जेक्ट का इमेज से डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सपोज करते हैं कि अगर हम लोग राइट हैंड से कुछ लिख रहे हैं तो मिरर के अंदर ऐसा लगता है कि हम लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं, राइट हैंड से खाना खा रहे हैं तो ऐसा लगता है कि लेफ्ट हैंड से खाना खा रहे हैं। इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। तो इमेज क्या होता है, वो लिटरली इन्वर्टेड होता है, लैटरली इन्वर्टेड। तो ये चार प्रॉपर्टी याद रखना है आपको प्लेन मिरर का। और ये प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, एंड द लास्ट वन इज इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। ये था प्रॉपर्टी प्लेन मिरर का, याद रखना है। इस प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी के कारण क्या क्या यूज हो सकता है प्लेन मिरर का? सबसे पहले तो सिंपली हम लोग मेकअप करने के लिए, जो लोग हैं मेकअप करने के लिए यूज करते हैं। दूसरा, आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर कोई एम्बुलेंस गाड़ी है, एम्बुलेंस के ऊपर वो एम्बुलेंस का जो नाम होता है वो उल्टा लिखा होता है। उसके पीछे का रीजन ये है कि अगर सपोज करते हैं कि हम बाइक से आगे निकल गए, एम्बुलेंस के आगे, और रूल ये कहता है कि एम्बुलेंस को हमको पास देना है, तो जब भी हम बाइक को चलाते हैं तो रूल ये नहीं है कि पीछे मुड़कर देखना, बाइक को चलाते समय हमेशा हमें आगे देखना होता है। तो अगर पीछे कुछ आवाज आ रहा है या कुछ इमरजेंसी है तो हमें मिरर में दिख जाएगा। जब हम मिरर में देखेंगे तो उल्टा एम्बुलेंस का लिखा हुआ मिरर के अंदर हम उसको क्लियरली सीधा पढ़ सकते हैं। जब सीधा पढ़ेंगे तो हाँ देख लेंगे कि एम्बुलेंस लिखा हुआ और हम आगे निकल जाएंगे। इस प्रॉपर्टी के कारण मिरर का यूज कर सकते हैं हम लोग, यूज करते हैं हम लोग किसी भी इमरजेंसी व्हीकल्स के अंदर। अल्फाबेट उल्टा लिखे होते हैं, यही कारण है क्योंकि हम मिरर में उसको सीधा पढ़ सके बिना पीछे मुड़े। चलिए आते हैं अपना अगला टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक का कोर समझ सकते हैं, ये इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। थोड़ा सा स्फेरिकल मिरर को डीप में समझेंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि स्फेरिकल मिरर बेसिकली सपोज करते हैं कि एक स्फेरिकल मिरर है, इसका हाफ साइड अंदर से पॉलिश्ड है और हाफ साइड बाहर से पॉलिश्ड है।
बाहर से पॉलिश। इसको अगर हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सपोज करते हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिए, डिवाइड करने के बाद ये दोनों को अलग अलग कर देते हैं। उधर वाला कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है और इधर वाला कुछ इस तरीके से हमको दिखाई दे रहा है। ये बन गया मेरा दो मिरर, ये बन गया मेरा दो स्फेरिकल मिरर। ये पहला स्फेरिकल मिरर जिसका नाम है कॉनकेव और इसका कॉन्वेक्स। याद करने का सिंपल सा तरीका, हाथ में केव बनाई, केव का मतलब होता है गुफा। ये गुफा बनाते हैं, गुफा मतलब केव होता है और वही बनाता है कॉनकेव मिरर। यानी ये गुफा वाला मिरर बन गया हमारा कॉनकेव मिरर और उसके अलावा जो दूसरा मिरर है वो बन गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर। अब ये मिरर के अंदर क्या क्या होता है ये समझते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग एक्सिस, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस एक ऐसा मीन पोजीशन है जहां पे ऑब्जेक्ट का पोजीशन को हम लोग जहां से मेजर करते हैं, ऑब्जेक्ट का हाइट को जहां से मेजर करते हैं, एक ऐसा सरफेस जहां से ऑब्जेक्ट का हाइट को मेजर किया जाएगा। उसी तरीके से कॉन्वेक्स में भी होता है। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद जाहिर सी बात है इस स्फीयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, उस सेंटर को हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको डिनोट करेंगे हम लोग सी से। इसके अंदर होगा, जाहिर सी बात है इसके अंदर होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर जहां पे एक दूसरे को काटते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पोल। जैसे कि हो गया पोल, दिस इज पोल। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से, फोकस। ये चीज याद रखना है, ये पोल एक ऐसा पॉइंट जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेरिकल मिरर का, इस स्फीयर का सेंटर होता है और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फोकस। आते हैं रूल के ऊपर, रूल को समझते हैं हम लोग। ये सारे जो रूल्स है उस रूल कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर के लिए सेम होगा। ये रूल को अच्छे समझिएगा, बाद में रे डायग्राम बनाने के लिए यानी इमेज फॉर्मेशन में बहुत काम आने वाला है। ये रूल को समझते हैं 1 by 1। आते हैं, चलिए रूल नंबर 1। और ये रूल नंबर 1 कॉनकेव मिरर के लिए भी और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी। ये रूल जो है ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम होगा। और ये रूल क्या कहता है? पहला रूल, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये पोल। फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। रूल ये कहता है कि अगर कोई रे एक इनफाइनाइट जगह से आ रहा है तो वो रे पैरेलल आता है। और जब कोई रे पैरेलल आएगा और पैरेलल आने के बाद वो मिरर से टकराता है, चाहे वो कोई भी मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव क्यों ना हो या कॉन्वेक्स क्यों ना हो, अगर ये पैरेलल रेज इनफाइनाइट जगह से आ रहा है, इनफाइनाइट पोजीशन से आ रहा है, इनफाइनाइट पॉइंट से आ रहा है और वो पैरेलली आएगा और पैरेलल आने के बाद हर पैरेलल रेज फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट करता है, फोकस से होते हुए रिफ्लेक्ट करता है। इसमें भी ये टकरा कर तो वापस चला जाएगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये फोकस को कहीं ना कहीं काट रहा था। ये टकरा कर वापस चला जाएगा, लेकिन लगेगा कहीं ना कहीं वर्चुअली ये फोकस को काट रहा था। एक चीज समझने की जरूरत है कि जो कॉनकेव मिरर होता है उस कॉनकेव मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये रे को कन्वर्ज करता है। इसका सरफेस कुछ इस तरीके से होता है ताकि ये रे को कन्वर्ज कर सके। ये रे को कन्वर्ज करता है, इकट्ठा करता है, जमा करता है। और ये जो कन्वेक्स मिरर होता है, ये कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ये रे को डाइवर्ज करता है, ये रे को दूर भेजता है, दूर भगाता है, ये रे को दूर भगाता है। इसको कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे, इसको डाइवर्जिंग मिरर बोलेंगे। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि रे का जब हम डायग्राम बनाए तो ऐसा नहीं कि रे को कहीं बाहर फेंक दे, कॉनकेव रे को बाहर फेंक दे और कॉन्वेक्स रे के अंदर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रे को अंदर डाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो याद रखिए कॉनकेव मिरर हमेशा कन्वर्जिंग मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा डाइवर्जिंग मिरर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला रूल क्या है? पहला रूल ये कहता है कि कोई भी लाइट का रे अगर पैरेलल आता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, a ray which is parallel to principal axis will reflect through focus, will reflect through focus। ये था हमारा पहला रूल। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 ये कहता है, डायग्राम बना लेते हैं। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर कोई रे फोकस से होते हुए आता है, अगर कोई रे फोकस से होते हुए आता है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रिफ्लेक्ट करेगा। अगर कोई रे फोकस से होते हुए आता है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली रिफ्लेक्ट करेगा। सपोज करते हैं कि ये रे कुछ ऐसा लग रहा था कि वो आके चल जाता फोकस की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये पैरेलल
ये पैरेलली रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर ये रे फोकस से होते हुए क्रॉस करेगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आते हैं अपना थर्ड रूल, और ये थर्ड रूल ये कहता है, सपोज करते हैं ये मेरा मिरर और एक मिरर ये, थर्ड रूल ये कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि अगर अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजरेगा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गुजर रहा है, वो रे सेम पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, सेम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा, वापस चला जाएगा, वापस निकल जाएगा। यानी अगर यहां पर ऐसा लगता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाता वर्चुअली, इसका मतलब ये वापस इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जा रहा है। ये था हमारा चौथा रूल। अब आते हैं अपना लास्ट रूल की तरफ। हमारा लास्ट रूल ये कहता है हमारा लास्ट रूल ये कहता है कि अगर कोई रे पोल के ऊपर आता है, अगर कोई रे पोल के ऊपर आता है तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस जो है वो एक तरह का नॉर्मल का काम करेगा और वो इस पाथ से वापस रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सेम यहां पर भी ऐसा आएगा, और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इन प्लेन मिरर की तरफ फॉलो करते हुए वापस अपोजिट डायरेक्शन लेकिन सेम एंगल बनाते हुए, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस एक तरह के नॉर्मल का काम करेगा, वैसे वो रिफ्लेक्ट करेगा। ये 4 रूल था किसके लिए, इमेज बनाने के लिए, किसके अंदर, स्फेरिकल मिरर के अंदर, जहां पे हमने ये जाना कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों मिरर में रूल सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आता है रे डायग्राम के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट रे डायग्राम। अब ये रे डायग्राम बेसिकली क्या है, रे डायग्राम बेसिकली उस डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है जहां पे इमेज बनते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग पोजीशन के ऊपर। हम ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन पे सेट करेंगे, मिरर का पोजीशन एक जगह रहेगा, और कितने दूर पे या कितने नजदीक पे रखेंगे तो उसका इमेज कहां बनेगा और कैसा बनेगा वो देखने का एक रिप्रेजेंटेशन है ये हमारा रे डायग्राम। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम बनाएंगे। बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव मिरर में 6 केसेस होते हैं। 6 केसेस मतलब एक केस ऐसा जहां पे लाइट कहां से आ रहा है उसका कोई पोजीशन, यानी ऑब्जेक्ट किस जगह पे रखा हुआ है उसका कोई पोजीशन अभी तक तय नहीं है, पोजीशन बहुत दूर है जिसका डिस्टेंस को हम लोग मेजर ही नहीं करते। जहां डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते उस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी, उसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटी। तो देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो उसका इमेज कैसा बनेगा और कहां बनेगा। ये है मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट एक ऐसा जगह रखा हुआ है जिसका डिस्टेंस को नापना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो है इन्फिनिटी। और हमको पता है इनफाइनाइट पोजीशन से, इनफाइनाइट पॉइंट से अगर कोई रे आता है वो रे हमेशा पैरेलल आता है। तो इनफाइनाइट पोजीशन से जो रे आएगा वो आएगा पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के। और रूल ये कहता है कि अगर कोई रे पैरेलल आता है प्रिंसिपल एक्सिस के तो हमेशा फोकस से होते हुए गुजरेगा। ये आ जाएगा फोकस। इस तरीके से एक रे का रिफ्लेक्शन हो गया, लेकिन क्या यहाँ पे इमेज बन गया? नहीं। याद कीजिए थोड़ा देर पहले मैंने आपको बताया था कि इमेज को बनने के लिए एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रे को आपस में काटना एक दूसरे को जरूरी है। तो चलिए सपोज करते हैं कि एक और रे आ रहा है, वो भी पैरेलल आ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के, और वो भी जाएगा फोकस से होते हुए, वो भी रिफ्लेक्ट होगा फोकस से होते हुए। अब यहां पर मेरा जो रेज है वो कट रहे, यानी जो इमेज बना वो बना फोकस पे। तो अब निकालते हैं इसका एनपीएस। एनपीएस मतलब नेचर, पोजीशन और साइज। नेचर क्या है? नेचर, इसका नेचर होगा, याद रखिएगा, मिरर से इधर जो भी इमेज बनता है वो बनता है हमारा रियल इमेज, और मिरर के पीछे जो इमेज बनता है वो बनता है वर्चुअल इमेज। ये मिरर से पहले इमेज बन रहा है तो इसका नेचर होगा रियल, एंड रियल हमेशा इन्वर्टेड होता है, उल्टा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। इसका पोजीशन क्या होगा, कहां पे इमेज बना? तो इसका पोजीशन होगा एट फोकस, एट एफ। और साइज, साइज कैसा है? पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के जगह, पॉइंट के जैसा एक इमेज बनेगा, तो साइज कैसा होगा? पॉइंट साइज, यानी हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड। ये था हमारा पहला केस, और ये पहला केस में हमने देखा कि ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां पे बनेगा और उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा और पोजीशन क्या होगा। अब आते हैं अपना सेकंड केस। अब ये सेकंड पे ऑब्जेक्ट को थोड़ा नजदीक लाते हैं,
थोड़ा नजदीक लाएंगे, बट वो नजदीक इतना नजदीक होगा जो हमें बता सके कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है। यानी अब इनफाइनाइट से फाइनाइट पोजीशन पे लाएंगे, हालांकि ये भी बहुत दूर है, बहुत दूर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, लेकिन अब इसका डिस्टेंस को मेजर करना पॉसिबल है। तो सपोज करते हैं कि अगेन ये मेरा मिरर है, और ये मिरर है कॉन्केव मिरर, ये मेरा फोकस और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को मेजर करना पॉसिबल है, लेकिन फिर भी बहुत दूर है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे। तो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो है बियॉन्ड, ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड सी। कोई भी दो रे को ला लीजिए आपस में, जैसे कि हम लेते हैं एक पैरेलल रे, और ये पैरेलल है हमेशा फोकस से होते हुए गुजरेगा, ये फोकस से होते हुए गुजरेगा। आपका जैसा मर्जी जहां से आप पास कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम पास कराएं पोल से अगेन, तो यहाँ पर आके कटता है, ये देखें यहाँ पे कटेगा, कहीं से भी रे आएगा कटेगा यहीं पे, चाहे आप देख सकते हैं फोकस से पास करा ले यहीं पे आके कटेगा। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि कहां से पास करा, कहीं से ही पास करा लीजिए, वहीं से कटेगा जहां पे उसका रूल कहता है। तो यहां पे कट गया एट सी पे। अब इसका एनपीएस क्या हो जाएगा, नेचर हो जाएगा, अगेन नेचर रियल, रियल उल्टा बन रहा है दिख रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या हो जाएगा, इसका पोजीशन होगा बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। साइज क्या हो जाएगा, इसका साइज हो जाएगा डिमिनिश्ड। अभी भी ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है, तो डिमिनिश्ड। तो दो पोजीशन हम लोग देख चुके हैं, पहला पोजीशन जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे और दूसरा पोजीशन जब ऑब्जेक्ट सी पे है। जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे था तो मेरा इमेज बना था एट एफ, सॉरी, और जब मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज कहां पे बना, बिटवीन सी एंड एफ। अभी भी बात ये है कि अभी भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सी के पीछे रखे हुए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखे हुए, उसका इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से नीचे बन रहा है, ऑब्जेक्ट से छोटा बन रहा है, याद रखिएगा ये चीज। चलिए अब आता है अपना अगला पोजीशन, ऑब्जेक्ट एट सी। इससे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सी के पीछे रख चुके हैं, ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख चुके हैं, अब ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे एट सी। ऑब्जेक्ट जब सी पे होगा तब देखेंगे इमेज कहां बनेगा, ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सी के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, सपोज करते हैं ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अगेन जब कोई इमेज बनाना है, इमेज बनाने के लिए रे को रिफ्लेक्शन, रे का रिफ्लेक्शन जरूरी है। रे आया, पैरेलल गया, किसके पैरेलल गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया तो रूल ये कहता है कि जब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाएगा हमेशा फोकस से होते हुए गुजरेगा, बोलिए हाँ या ना सर। अगेन अब अगेन दूसरा रे हमको चाहिए, दूसरा रे आप कहीं से भी यूज कर सकते हैं, चलिए फोकस से करा लेते हैं। ये टकरा कर यहां पर आ गया, ऐसे क्या, यहां पे कटा तो बन गया मेरा इमेज यहां पे। अब इसका एनपीएस क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा, नेचर अगेन ये मिरर की इधर ही बन रहा है, यानी ये कैसा इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन, इसका पोजीशन क्या होगा, एट सी, सी के ऊपर ही बनेगा, एट सी। और साइज, साइज क्या होगा इसका, इसका साइज सेम होगा, किससे सेम होगा, ऑब्जेक्ट के सेम होगा, सेम एज ऑब्जेक्ट, सेम एट ऑब्जेक्ट। मतलब मान लीजिए अगर आपका कहीं भी रियल इमेज बन रहा है और आपके साइज के बराबर है, आपके बराबर है, जितना आपका हाइट है उतना ही हाइट का इमेज बन रहा है और इमेज रियल बन रहा है, तो मान लीजिएगा आप बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर पे खड़े हैं, किसके, उस मिरर के। तो मिरर पे जब ऑब्जेक्ट पी पे होगा, सॉरी जब ऑब्जेक्ट सी के ऊपर होगा तो इमेज भी सी के ऊपर ही बनेगा। आते हैं नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। अब जो ऑब्जेक्ट है वो सी और एफ के बीच में, यानी अब ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाते हैं। इसे पहले तीन केस में हमने देखा, तीन केस, पहला बहुत दूर था, दूसरा इतना नजदीक आ गया कि अब हम इसका डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, तीसरा अब एकदम सेंटर के ऊपर खड़ा हो गया। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से और थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो इमेज मेरा बनेगा, ऑब्जेक्ट जो मेरा होगा वो ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन सी एंड एफ। ये अगेन मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रख चुके हैं बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में खड़ा है तो अब देखते हैं इमेज कैसा बनेगा। अगेन रे डायग्राम, एक रे पैरेलल गया, फोकस से होते हुए जाएगा, वैसी बात यहाँ फोकस से होते हुए जाएगा। दूसरा मान लेते हैं कि पोल से जा रहा है, पोल पे टकरा कर ऐसा है, यहाँ कट गया, इस जगह जहां पे कटा यहाँ पे बना हमारा इमेज। देखने वाली बात, नोटेबल थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब ये मेरा पहला ऐसा केस है जहां पे कॉनकेव मिरर का जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा देखने से लग रहा है। तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर अगेन मिरर के साइड है तो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन क्या होगा इसका, इसका पोजीशन होगा बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। और इसका साइज क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, इसका साइज होगा इनलार्ज, इनलार्ज।
ये हो गया इसका नेचर, पोजीशन एंड साइज। ऑब्जेक्ट को अब मिरर से और नजदीक लाते हैं, और नजदीक लाते हैं। अब मेरा ऑब्जेक्ट आता है एफ के ऊपर, इससे पहले बिटवीन सी एंड एफ था, अब आता है ऑब्जेक्ट मेरा एफ के ऊपर। ऑब्जेक्ट को सीधा रख देते हैं एफ के ऊपर। जब ऑब्जेक्ट को एक एफ के ऊपर रखेंगे, अगेन जो रे है वो पैरेलल गया, फोकस होते हुए जाएगा, दूसरा पी पे करते हैं। अब ये दिखाई दे रहा हो कि ये रे पैरेलल जा रहा, सीधे जा रहा, सीधे जा रहा, सीधे जा रहा है, यानी देखने से तो कभी नहीं लगने वाला कि ये रे आपस में एक दूसरे को काटेंगे, लेकिन ये काटेंगे क्योंकि ये जो इमेज है बनने वाला है। तो इसका जो एनपीएस यानी नेचर, पोजीशन और साइज, इसका जो नेचर होगा अगेन मिरर की साइड हो रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन इसका क्या होगा, पोजीशन होगा एट इन्फिनिटी, क्योंकि इसका कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि कहां पे एक दूसरे को काटने वाले हैं, तो जो इमेज बनेगा वो कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी या एट इनफाइनाइट। और इसका साइज जो होगा वो हाईली इनलार्ज होगा, बहुत बड़ा साइज में ये इमेज बनने वाला है। तो जो इमेज का साइज होगा वो होगा हाईली इनलार्ज। हाईली इनलार्ज ये होगा मेरा प्रॉपर्टी कब, इमेज का कब, जब वो इमेज किस पे है, एट एफ। अब ऑब्जेक्ट को और नजदीक लाते हैं, अब बहुत नजदीक, अब ये मिरर के बहुत नजदीक आ चुका है, यानी अब इसका पोजीशन हो चुका है बिटवीन पी एंड एफ, और अब ये पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। ये मेरा पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट यहां पे आ चुका है, अब सबसे नजदीक आ चुका है, बहुत नजदीक आ चुका है। इस केस में यानी अब इसके बाद अगर कोई पोजीशन होगा तो मिरर के ऊपर हो जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है, यानी वो सबसे नजदीक पोजीशन ये है कि बिटवीन एफ एंड पी के ऊपर हम लोग इमेज को रख देते हैं। अगेन ये पैरेलल जाएगा, तो पैरेलल जाता है तो कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। दूसरा, सपोज करते हैं ये सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा होता, ऐसे रिफ्लेक्ट करता, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रहा होता, ऐसे चला जाता। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जब भी कोई रे जाएगा उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। क्या ये रियल में लग रहा है कि आपस में मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, ये रियल में आपस में कभी भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक दूसरे से दूर जाते जा रहे, दूर जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा वर्चुअलाइजेशन, यानी वर्चुअली हम लोग देखने वाले कि ये इमेज कहाँ पे, ये रे कहाँ पे आपस में मिलने वाले हैं। तो ये आगे ऐसे बढ़ा, ये वर्चुअली ये भी आगे बढ़ गया, यहाँ पे एक दूसरे को काटते रहे, और काटने के बाद यहाँ पे बनाते हैं इमेज। कॉनकेव मिरर का ये एक लौता केस, और वो केस ये है कि ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है। इस केस में जो इमेज बनने वाला है ये हमारा, ये इमेज बनेगा वर्चुअल, क्योंकि ये मिरर के पीछे बनने वाला है, बिहाइंड द मिरर बनने वाला है। देखते हैं इसका एनपीएस, इसका नेचर क्या हो जाएगा, नेचर है वर्चुअल, एंड वर्चुअल के साथ हमेशा क्या लगता है, इरेक्ट। इरेक्ट यानी सीधा, देख सकते हैं इमेज सीधा बना है। दूसरा इसका पोजीशन क्या होगा, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। और तीसरा साइज क्या होगा, देख सकते हैं ऑब्जेक्ट से बड़ा है। अभी तक कॉनकेव मिरर में जितने भी केसेस थे जहां पे इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा था, वो इमेज था रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन ये एक ऐसा केस है जहां पे इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है, लेकिन इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो इसका जो साइज होगा वो होगा इनलार्ज, साइज जो है वो है इनलार्ज। ये केस था कॉनकेव मिरर का, जहां पे हमने देखा अलग अलग पोजीशन पे इमेजेस किस तरीके से बनते हैं। हर पोजीशन पे, चाहे वो इन्फिनिटी हो, चाहे वो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो, चाहे वो बियॉन्ड सी हो, चाहे वो बिटवीन सी एंड एफ हो, चाहे वो एफ हो या फिर एफ एंड पी हो, ये 6 केस में हमने देखा इमेज कैसे बनते हैं। और खास बात, 5 केस में जो इमेज बनता है वो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, लेकिन एक केस जो कि ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में होता है, वहां पे इमेज बनता है वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ साथ बनता है इनलार्ज, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। दिमाग में ये चीज को डाल लेना है, इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बोर्ड में आते ही आते हैं। नेक्स्ट, अब आता है इसका यूज। ये कॉनकेव मिरर का यूज हम कहां कहां करते हैं, किस जगह पे कॉनकेव मिरर का यूज हो सकता है। यूज जानने के लिए ये समझना जरूरी है कि इमेज कैसा बनाता है, उसी के आधार पे इसका यूजेस हमें समझ में आने वाला है। जैसे कि देखिए, ये दो हमको मिरर दिखाई दे रहे हैं, और ये दोनों मिरर में काम क्या हो रहा है, एक मिरर में डेंटिस्ट है जो कि दांत की सफाई या दांत का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और दूसरे मिरर में एक आदमी है जो कि शेविंग कर रहा है। ये दोनों केस में जो इमेज है वो हमको बड़ा इमेज चाहिए, क्योंकि ये जो काम हो रहा है वो बहुत बारीकी वाला काम हो रहा है, बहुत छोटा छोटा काम हो रहा है। इस केस में जो इमेज चाहिए वो वर्चुअल भी चाहिए। मिरर के अंदर इमेज बनाना है, मिरर के अंदर जब भी इमेज बनाना है तो हमको कैसा बनाना पड़ेगा, वर्चुअल बनेगा, जाहिर सी बात है। और वर्चुअल इमेज, और वो बड़ा साइज का इमेज चाहिए, तो वर्चुअल और बड़ा साइज का इमेज कौन बना सकता है, ये बना सकता है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ डेंटिस्ट मिरर।
कॉनकेव मिरर इज यूज्ड एज अ शेविंग मिरर। कॉनकेव मिरर इज यूज्ड इन मिरर, सॉरी इन टॉर्च। क्यों? क्योंकि लाइट को हमको कन्वर्ज करना होता है, तो लाइट को कन्वर्ज करके एक जगह फोकस कराना होता है, वो सिर्फ एक ही मिरर कर सकता है और उस मिरर का नाम है कॉनकेव मिरर। तो ये है कॉनकेव मिरर का बहुत सारे यूजेस में से कुछ यूज। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। ये कॉन्वेक्स मिरर क्या है, ये तो हम लोग अभी थोड़ा देर पहले पढ़ चुके थे। अब ये कॉन्वेक्स मिरर पे इमेज कैसा बनता है, उसका नेचर क्या होता है, ये समझने वाले हैं। तो बेसिकली कॉन्वेक्स मिरर का जो कहानी है बहुत छोटा सा है। यहाँ पे सिर्फ दो ही ऐसा केस हो सकता है, क्योंकि इसके फोकस और सेंटर और कर्वेचर ये दोनों मिरर के अंदर होते हैं। तो ये जब फोकस, सेंटर और कर्वेचर मिरर के अंदर होगा तो मेरे पास सिर्फ दो ही पोजीशन बन सकता है इमेज को बनाने के लिए। एक पोजीशन ये सॉरी, एक पोजीशन ये जहां पे इमेज इन्फिनिटी पे रखेंगे, यानी इमेज का, सॉरी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट का कोई डिस्टेंस का मेजरमेंट फिक्स नहीं होगा। और दूसरा जहां पे ऑब्जेक्ट को रखे वहां से मिरर का डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं। बस ये दो पोजीशन हो सकते हैं। देखते हैं कैसे। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये सारा कहानी मिरर के अंदर का है। मिरर के बाहर मेरा पहला पोजीशन, मिरर के बाहर मेरा पहला पोजीशन, और ये पहला पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उसका रे हमेशा कैसा आता है, पैरेलल आता है। यानी जो ये रे आने वाला है, ये आने वाला पैरेलल। अब ये रे पैरेलल आ गया, हमको पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी ये जो, हाँ, ये जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये डाइवर्जिंग मिरर होता है, यानी ये रे को डाइवर्ज करता है। ये रे को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। इस तरीके से रे बाहर निकल जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा। लेकिन हमको ये भी पता है रूल के हिसाब से कि जो रेज पैरेलल आते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा फोकस से होते हुए गुजरते हैं। तो ये रे हमेशा फोकस से होते हुए गुजरेगा। क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल है कि एक रे से इमेज बन जाए? नहीं। तो इसके लिए हमको दो रे को आपस में लाना पड़ेगा। अगेन ये दूसरा रे आया, ये भी चला गया कुछ इस तरीके से, लेकिन लगेगा कि ये फोकस से होते हुए गुजरेगा। यानी इस केस पे जो इमेज बना, ये बना फोकस के ऊपर। कहाँ बना? फोकस के ऊपर। आते देखते हैं इसका एनपीएस। इसका नेचर क्या होगा? नेचर मिरर के अंदर बन रहा है। मिरर के अंदर हमेशा जो भी इमेज बनता है वो इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। तो नेचर होगा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका पोजीशन क्या होगा? पोजीशन दिख रहा है सबको, एट एफ। और साइज क्या होगा? हाईली डिम्निज्ड, हाईली डिम्निज्ड। जो इसका साइज होगा वो होगा हाईली डिम्निज्ड। यानी पहला केस में इमेज तो बन गया मेरा वर्चुअल, रियल का तो कोई सवाल ही नहीं है। आते हैं दूसरा केस। दूसरा केस बहुत सिंपल सा था। ये जो डिस्टेंस है ये फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब इसका जो डिस्टेंस उसको मेजर करना पॉसिबल है। किसका? ऑब्जेक्ट का। किससे? मिरर से। अगेन फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हमारा पोल। अब मिरर से कितना भी दूर रख लीजिए, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये है कि डिस्टेंस को मेजर करना पॉसिबल है। सपोज करते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हुए, पैरेलल गया करे, जाहिर सी बात है टकरा कर इधर निकल जाएगा, लेकिन वर्चुअली ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं ये फोकस होते हुए गुजरा। दूसरा सपोज करते हैं कि ये सी पे जा रहा था, हमको पता है सी से जो जाता है टकरा कर उसी पास से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल गया, लेकिन वर्चुअली लग रहा होगा सी से कुछ इस तरीके से यहाँ पे आके काट रहा होगा। यहाँ पे इमेज बना। इमेज जो बनता है वो बनता है बिटवीन पी एंड एफ। यानी इस केस में जो मेरा नेचर होगा, नेचर होगा, अगेन जो नेचर होने वाला है वो नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। पोजीशन जो होगा वो पोजीशन होगा बिटवीन पी एंड एफ, और साइज जो होगा वो होगा डिम्निज्ड। बस कॉन्वेक्स मिरर का इतना ही सा कहानी है। लेकिन कहानी बहुत बड़ा, ये कहानी जो है एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी को जन्म देता है कॉन्वेक्स मिरर का, और वो प्रॉपर्टी है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बनाता। ये जो दो केस हमने देखा, ये दोनों केस में क्या हुआ कि जो इमेज बना वो हमेशा वर्चुअल इरेक्ट बना। कभी कभी क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और क्वेश्चन ये आता है कि सपोज करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका एक वर्चुअल इमेज बनता है। हम कैसे पता करें कि वो वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर का है या कॉन्केव मिरर का है? तो बात यह है कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ध्यान रखिएगा, दिमाग में ये बात को बैठा लीजिएगा, कॉन्वेक्स मिरर में हाँ वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन वो सारे इमेज होते हैं वो ऑब्जेक्ट से छोटे होते हैं। तो अगर इमेज का हाइट दे दे और ऑब्जेक्ट का हाइट दे दे, पता कर लीजिएगा अगर इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट से छोटा है और इमेज वर्चुअल है तो मिरर हमेशा कॉन्वेक्स मिरर होगा। और वर्चुअल इमेज है और ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज का हाइट से छोटा है, यानी इमेज बड़ा है, इस केस में वो मिरर जो था वो मिरर हमेशा कॉन्केव मिरर होगा। ये एक खासियत याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं।
अब आता है इसका यूज। अच्छा, इसका यूज से पहले समझ लीजिए एक खासियत जो अभी आपको बताएं। वो खासियत ये था कि जो इमेज था वो बड़े से ऑब्जेक्ट को छोटा करके दिखा रहा था। तो ऐसा हर वो जगह जहां पे हमको बड़ा ऑब्जेक्ट को छोटा करके देखना होगा, उस केस में इस मिरर का यूज किया जाएगा। जैसे कि पार्किंग मिरर, ये पार्किंग मिरर आप लोग को दिख रहा होगा। ये पार्किंग मिरर का काम क्या है? पार्किंग मिरर का काम यह है, या फिर ये ट्रैफिक मिरर भी इसको बोल सकते हैं, इसका काम यह है कि सामने से अगर कोई गाड़ी आ रहा हो और वहां पे टर्निंग है, जैसे कि ये दो रोड है, एक रोड ऐसे, एक रोड ये है और दूसरा रोड ये है। सपोज करते हैं कि, और ये रोड पे बाउंड्री लगा हुआ है, इधर देखने यहाँ वाला इसको नहीं देख सकता, ये वाला इसको नहीं देख सकता है। इस केस में लगता है ये पार्किंग मिरर। यहाँ से कोई भी व्हीकल जा रहा है और यहाँ से कोई व्हीकल जा रहा है, तो ये व्हीकल का इमेज यहाँ पे और इस व्हीकल का इमेज यहाँ पे देखकर एक दूसरे को अपने हिसाब से रास्ता को और अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। इस जगह पे यूज होता है पार्किंग मिरर का या फिर ट्रैफिक मिरर का। दूसरा ये मिरर आपको दिख रहा होगा कार के अंदर, यानी ऑटोमोबाइल के अंदर या बाइक के अंदर या कोई भी ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो मिरर होता है, उस केस में क्या होता है, पीछे सपोज करते हैं बाइक चला रहे हैं और एक पीछे बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है जो हमको पता नहीं है, हमको साइड देना हमको नहीं पता है। तो जब मिरर के अंदर देखेंगे तो बहुत बड़ा ट्रक का इमेज एक छोटा सा इमेज के अंदर फॉर्म हो जाता है, एक छोटा सा मिरर के अंदर आ जाता है वो बहुत बड़ा मिरर का जो इमेज है। यानी वो बहुत बड़ा ट्रक का जो इमेज था वो छोटा करके दिखाया गया, और छोटा करके दिखाने का काम किसका था? छोटा करके दिखाने का काम था कॉन्वेक्स मिरर का। तो इस तरीके से कॉन्वेक्स मिरर का भी हम लोग यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं साइन कन्वेंशन, यानी अब हम लोग न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ने वाले हैं। अब हम लोग डिस्टेंस को एक्चुअली मेजर करेंगे, चाहे वो ऑब्जेक्ट का हो चाहे वो इमेज का हो। हाइट को एक्चुअली मेजर करेंगे, चाहे वो हाइट इमेज का हो चाहे वो हाइट ऑब्जेक्ट का हो। इसका मैग्निफिकेशन निकालेंगे, ऑब्जेक्ट इमेज से कितना बड़ा है कितना छोटा है, इसको हम लोग निकालने वाले हैं। और इसको निकालने के लिए ये जानना जरूरी है कि किस पोजीशन पे किस ऑब्जेक्ट का साइज को या इमेज का साइज को, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस को या इमेज का डिस्टेंस को या फोकल लेंथ को या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर को नेगेटिव मिलेंगे या पॉजिटिव मिलेंगे। इसके लिए साइन कन्वेंशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी साइन यानी पॉजिटिव और नेगेटिव, किस केस में सारे मटेरियल्स हमारे पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये समझना जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। इसलिए साइन कन्वेंशन को थोड़ा फोकस करके ध्यान से समझिएगा। और ये साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए और कॉनकेव मिरर के लिए बहुत सारे केसेस में अलग अलग होंगे, सेम नहीं होगा। एक इमेज बनाते हैं, ये है मेरा कॉनकेव मिरर, एक और इमेज बनाते हैं, ये मेरा कॉन्वेक्स मिरर। और ये दोनों मिरर के अकॉर्डिंगली हम लोग समझने वाले हैं साइन कन्वेंशन, साइन कैसे लेना है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये पोल, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखे हुए, इस केस में रखे, सबको पता है अब इमेज कहां बनेगा, एक फोकस से पास होते हुए निकल गया, एक पोल से पास होते हुए निकल गया, इमेज यहाँ पे बन गया। सपोज कर लेते हैं, एक एग्जांपल है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी यही लेना है। एग्जांपल यहाँ पर भी ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ से टकराया, ऐसे करके ऐसे निकल गया, और कहीं कहीं लगा होगा, फोकस से तो जा रहा होगा, और दूसरा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो ऐसे टकरा कर तो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा लगेगा यहाँ पे काटते हुए निकलेगा, तो यहाँ पे मेरा इमेज बनेगा। चलिए, ये जो मिरर है, ये मिरर सपोज करते हैं इसको एक सीधा मिरर की तरह लीजिए, ठीक है, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। समझ लीजिए कि ये मेरा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई डैश एक्सिस है। हमको पता है कि एक्स एक्सिस की तरफ हर चीज पॉजिटिव होता है, वाई एक्सिस की तरफ भी पॉजिटिव होता है, एक्स डैश की तरफ नेगेटिव होता है और वाई डैश की तरफ नेगेटिव होता है। ये जो एक्सिस है वाई एक्सिस है, इसको मिरर एज्यूम करना है, और ये जो एक्स एक्सिस है इसको प्रिंसिपल एक्सिस एज्यूम करना है। बस हमारा साइन कन्वेंशन का काम हो गया। साइन कन्वेंशन पहले सिंबल समझ लेते हैं, सिंबल। ये देखिए हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं यू, सॉरी ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस को, तो यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भी यहां से लेकर यहां तक जहां तक इमेज बना, भी इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। सी पता है सबको, सी होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ होता है फोकस और पोल, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, एफ फोकल लेंथ, एफ फोकल लेंथ। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आर से, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एम का मतलब होता है मैग्निफिकेशन, एम का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। आगे समझेंगे मैग्निफिकेशन होता क्या है, फिलहाल के लिए समझिए एम का मतलब होता है मैग्निफिकेशन। सेम इस केस में भी यू मेरा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बी हो गया इमेज डिस्टेंस, यहाँ पे सी हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ हो गया फोकल लेंथ, एफ हो गया फोकल लेंथ, आर हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर हो गया हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एम बोले तो मैग्निफिकेशन।
साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा साइन क्या होगा। इसको मिटा देते हैं, चलिए मिटाते नहीं है। देखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा इस साइड, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर से पहले रखेंगे। मिरर से पहले जो मेरा एक्सिस आएगा वो कौन सा एक्सिस आएगा, मिरर से पहले हमेशा जो एक्सिस है वो एक्स डैश एक्सिस आएगा। और एक्स डैश एक्सिस में हर चीज निगेटिव होता है, यानी चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, हर केस में जो मेरा यू जो होगा वो होगा निगेटिव। यहाँ पे यू होगा मेरा निगेटिव, यहाँ पर भी यू हो जाएगा मेरा निगेटिव, निगेटिव याद रखिएगा, यू दोनों केस में निगेटिव। लेकिन इस केस में भी क्या होगा, भी इधर बन रहा है, इधर यानी एक्स डैश में बन रहा है तो भी निगेटिव होगा। लेकिन भी निगेटिव तब होगा जब इमेज रियल है, जब इमेज कैसा है, रियल है। और भी पॉजिटिव तब होगा जब इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन, याद रखिएगा इमेज जब भी रियल है उस केस में भी मेरा निगेटिव है, और इमेज जब भी वर्चुअल है इस केस में भी मेरा पॉजिटिव है। जाहिर सी बात है ना, वर्चुअल बनेगा यानी इस साइड बनेगा, इस साइड जो भी बनेगा, इस साइड जो भी बनेगा ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के अंदर आएगा। एक्स एक्सिस में हमेशा पॉजिटिव होता है, दिमाग में बैठा के रखना है। इस केस में दोनों, इसका दो केस होता है, दोनों केस में जो इमेज बन रहा था वो वर्चुअल इमेज बन रहा है, यानी वर्चुअल इमेज यानी इसके हर केस में जो मेरा भी होगा वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अनडाउटली ये जो भी होगा वो होगा पॉजिटिव। आगे बढ़ते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर साइन से तो मतलब नहीं, वो तो सिंबल है। फोकल लेंथ यहां से लेकर यहां तक, फोकल लेंथ इसका हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव निगेटिव। लेकिन इसका फोकल लेंथ इस साइड है यानी ये हमेशा पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव, इसका कोई यूज नहीं है। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर, अगेन सी और पी के बीच का डिस्टेंस वो भी इस साइड है तो हमेशा नेगेटिव। ये सी एक्स एक्सिस पे है तो हमेशा पॉजिटिव, याद रखना है। अब ये मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। चलिए अगले टॉपिक में हम लोग मैग्निफिकेशन को ही समझेंगे। लेकिन अगर रियल इमेज है, इमेज रियल है तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव होगा, नेगेटिव, रियल इमेज में नेगेटिव। और वर्चुअल इमेज में मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ये दोनों केस बना रहा है, रियल और वर्चुअल, तो सॉरी ये एक ही केस बना रहा है वर्चुअल, तो वर्चुअल में हमेशा पॉजिटिव। इसमें रियल है तो नेगेटिव और वर्चुअल है तो पॉजिटिव। ये हमारा साइन कन्वेंशन, ये हमारा प्रॉपर साइन कन्वेंशन, दिमाग में बैठा लेना है साइन कन्वेंशन को। आगे जब हम लोग मिरर फॉर्मूला के बाद न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं तो ये सारा चीज, सारा मटेरियल, ये आपका हथियार हो गया, ये सब एक तरह का हथियार है, ये सारा हथियार आपका काम आने वाला है। न्यूमेरिकल्स बनाने में सारा चीज हेल्प करेगा, और ये चीज अगर दिमाग के अंदर चला गया, न्यूमेरिकल्स बनाने में एक भी जगह कहीं भी कोई मिस्टेक होने वाला नहीं है, ये गारंटी है मेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आते हम लोग मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के ऊपर। मिरर फॉर्मूला क्या है, अगेन मिरर फॉर्मूला। अभी हम लोग जाने थे एफ का मतलब क्या होता है, ये एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ, भी का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, और यू क्या था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मिरर फॉर्मूला ये कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, जो कि कहता है कि द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ यानी 1/f इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, यानी 1/u + 1/v। दिस इज आवर मिरर फॉर्मूला। इस चीज को दिमाग के अंदर बैठा लेना है। इसके बाद कुछ हम लोग मैग्निफिकेशन के ऊपर आ जाते हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज कितना बड़ा या कितना छोटा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का ये रेशियो होता है मैग्निफिकेशन। m इज इक्वल टू hi/ho, मतलब ho से hi यानी ऑब्जेक्ट का हाइट, इमेज का हाइट ऑब्जेक्ट का हाइट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है। यानी अगर हम लोग बोलते हैं मैग्निफिकेशन 2 आया, इसका मतलब इमेज ऑब्जेक्ट से 2 गुना बड़ा है। मैग्निफिकेशन निगेटिव या एक और फॉर्मूला समझ लेते हैं। मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला है, दैट इज -v/u, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर निगेटिव में डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। मैग्निफिकेशन का ये 2 फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का ये 2 फॉर्मूला है। अब मैग्निफिकेशन का 3 केस, मैग्निफिकेशन का 3 केस। पहला केस मैग्निफिकेशन आता है पॉजिटिव, दूसरा मैग्निफिकेशन आता है 0, तीसरा मैग्निफिकेशन आता है नेगेटिव। झट से पकड़ लेना, मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आया इसका मतलब इमेज जो है वो वर्चुअल है। चलो ये 0 का भी कोई काम नहीं है। और अगर मैग्निफिकेशन निगेटिव आता है तो झट से समझ लेना है कि जो इमेज है वो रियल है। कैसा है, रियल है। अगर मेरा मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आता है, अगर मेरा मैग्निफिकेशन का वैल्यू 1 आता है, 1 आता है, 1 यानी 0 से बड़ा आता है, यानी ग्रेटर देन 0,
जीरो से बड़ा है। किससे बड़ा है? जीरो से बड़ा है। मैग्निफिकेशन अगर 1 है और उससे भी ज्यादा है, सबसे पहले मैग्निफिकेशन 1 है, इस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी के ऊपर, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों का रेशियो सेम हो गया, यानी दोनों हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दोनों सेम है, और इस केस में मेरा इमेज मान लेना है किस पे रखा हुआ है? सी पे। मैग्निफिकेशन 1 यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज हमेशा बड़ा होना। अगर मैग्निफिकेशन 1 से छोटा आता है और 0 से बड़ा, मैग्निफिकेशन जो है वो किससे बड़ा है? 1 से बड़ा है। और किससे छोटा है? 0 से छोटा है। 0 छोटा और 1 से बड़ा है। इस केस में जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से छोटा है। इस केस में यहां लिख देते हैं हम लोग, अच्छे से क्लियरली लिख लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, और अगर आपको नोट करना हो तो अच्छे से आप नोट भी कर सकते हैं। m इज 1, तो यहाँ पे एच आई इज इक्वल टू एच ओ हो जाएगा, एच आई और एच ओ दोनों बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर m इज ग्रेटर देन 1, इस केस में जो एच ओ होगा वो बड़ा होगा किससे? एच आई से। एच ओ बड़ा होगा किससे? एच आई से, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज से बड़ा होगा। और अगर m इज लेस देन 1 बट मोर देन 0, इस केस में जो एच आई होगा वो बड़ा होगा किससे? एच ओ से। ये पॉइंट को भी दिमाग में बैठा लेना है। यानी मैग्निफिकेशन अगर 1 है यानी ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज दोनों बराबर है। मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, अगर मेरा मैग्निफिकेशन 1 से ज्यादा है, इस केस में ऑब्जेक्ट का जो हाइट है या ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो इमेज के साइज से बड़ा है। और मैग्निफिकेशन अगर मेरा 1 से कम है यानी इमेज छोटा है किससे? ऑब्जेक्ट से। दिमाग में बैठा लेना है। अगर निगेटिव आता है, मान के चलते -1 आता है, तो ये -1 इसका मतलब ये नहीं कि 1 से छोटा और 0 से भी छोटा हो गया। माइनस रिप्रेजेंट करेगा कि इमेज रियल है और 1 रिप्रेजेंट करेगा कि सेम साइज का है। दिमाग में बैठा लेना है। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके ऊपर, इससे आगे बढ़ते हैं। मैग्निफिकेशन समझ चुके, मैग्निफिकेशन बेसिकली एक तरह का रेशियो है, और मिरर फॉर्मूला हम लोग समझ चुके। ये टॉपिक रिफ्लेक्शन टॉपिक, जो रिफ्लेक्शन है इसका ये लास्ट टॉपिक है लगभग। आते हैं कि न्यूमेरिकल्स देखते हैं, बहुत बेसिक सा न्यूमेरिकल्स है, देखते हैं। बहुत छोटा न्यूमेरिकल्स इसके अंदर आता है। मेरा तो ये मानना है कि क्लास 10 के अंदर जो एक न्यूमेरिकल्स का चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी है। उसके अलावा बहुत जितने भी चैप्टर्स है वो न्यूमेरिकल सिर्फ नाम के हैं। जैसे कि ये चैप्टर, इसके अंदर बस नाम का एक बेसिक सा न्यूमेरिकल्स, कुछ बेसिक से न्यूमेरिकल्स होते हैं, बहुत ज्यादा टफ नहीं होते हैं। हालांकि टफ तो इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, बट पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए तो दिया हुआ कि फाइंड द फोकल लेंथ, हमको निकालना है फोकल लेंथ, एफ निकालना है। एफ इज इक्वल टू व्हाट? ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 32, r इज इक्वल टू 32 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बताया था अभी थोड़ा देर पहले साइन कन्वेंशन में कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर का हमेशा पॉजिटिव होता है, देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। आते हैं हमको क्या निकालना है? हमको फोकल लेंथ निकालना है। एक चीज याद रखिएगा, फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। यहाँ इस फॉर्मूला में सीख लेते हैं, ये भी इतना सारा फॉर्मूला में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा इज इक्वल टू होगा 2f, यानी f का डबल, यानी f इज इक्वल टू r/2 आते हैं। तो फोकल लेंथ निकालना एक सिंपल सा बात है। क्या फोकल लेंथ मेरा क्या हो जाएगा? f इज इक्वल टू r/2, यानी 32 डिवाइड बाई 2 यानी 16 सेंटीमीटर। पॉजिटिव आया, देख सकते हैं पॉजिटिव ही होता है, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होते हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक सा न्यूमेरिकल्स। आगे बढ़ते हैं, एक और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। और ये न्यूमेरिकल्स देखिए क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे मिरर है मेरा कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज, और मैग्नीफाइड कितना? 3 टाइम्स, यानी मैग्निफिकेशन दिया हुआ है m इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, और इमेज रियल है, यानी ये कैसा होगा? निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? बता चुके हैं कि निगेटिव होता है। अगर रियल इमेज है, देख सकते हैं आप लोग, अगर इमेज रियल है तो एच मेरा किस में आएगा? निगेटिव में आएगा। निगेटिव में रियल होता है, एम मेरा निगेटिव तब होगा जब इमेज कैसा होगा? रियल होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैग्निफिकेशन मेरा कितना है? -3 है, और इनलार्ज है, जाहिर सी बात है 3 टाइम्स बड़ा है। रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑब्जेक्ट यानी यू दिया हुआ है कितना? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अच्छा, ये मिरर है कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, कोई भी मिरर हो, इस केस में यू हमेशा निगेटिव होता है, हमेशा माइनस होता है, क्योंकि वो एक्स डैश एक्सिस के ऊपर होता है। यानी ये -10 सेंटीमीटर अनडाउटली इसको लिख लेना है, चाहे वो क्वेश्चन में दे या ना दे, आपको निगेटिव अपने आप बैठा लेना है। अब आते हैं इट, वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इमेज का पोजीशन निकालना है, वी निकालना है, v इज इक्वल टू व्हाट? v निकालना है। बहुत बेसिक सा फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का,
और वो बेसिक सा फॉर्मूला क्या था, m इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। अच्छा, अगर आपको समझना हो कि मेरा आंसर सही जा रहा है या गलत जा रहा है, तो भी याद कीजिए, तो भी अगर इमेज रियल है तो भी हमेशा नेगेटिव होगा, कॉनकेव में नेगेटिव होगा, यानी मेरा आंसर नेगेटिव में आना चाहिए। देखते हैं, m इज इक्वल टू कितना, -3 इज इक्वल टू माइनस, ये कितना है, माइनस भी, सॉरी ये माइनस भी, और u कितना है, -10, ये तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ 3 इंटू 10, 10 इंटू -3 इज इक्वल टू v, सो v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। आगे मेरा v -30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में ये भी पूछा जाता है कि मेक द रे डायग्राम, आपको बताना है कि रे डायग्राम क्या होगा, इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा। चलिए इसका रे डायग्राम भी बना लेते हैं, मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में आया था रे डायग्राम बनाने के लिए, तो भी हमको सीखना जरूरी है। देखते हैं रे डायग्राम में क्या होगा। ये मिरर है, कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, मेरा कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये ये पोल, ये फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिया हुआ मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है, और यू है मेरा -10 सेंटीमीटर, यू कितना है मेरा -10 सेंटीमीटर, और इमेज बड़ा बन रहा है। इमेज तब बड़ा बनता है जब ऑब्जेक्ट कहां होता है, कोई बता सकता है, ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन सी एंड एफ, तो ऑब्जेक्ट जाहिर सी बात है यहां पे होगा, ऐसे बनाए, ठीक है। और दूसरा, सॉरी यहाँ टकरा गया, यानी ये जो मेरा u है, यहाँ से यहाँ तक u का डिस्टेंस कितना है, 10 है, और v है यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये 30 है सेम से, ठीक। ये हो गया मेरा रे डायग्राम इस प्रोसेस का। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है, बहुत सारे छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स है, जो कि आपको बनाते चलना है, प्रैक्टिस करते चलना है। और ये है मेरा रिफ्लेक्शन, अब इसके बाद शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीडियो में लाइट का एक और प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसका नाम होगा रिफ्रैक्शंस। तब तक आप लोग और भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, और कुछ देर के बाद तुरंत मिलते हैं इसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक के ऊपर, रिफ्रैक्शन के ऊपर। थैंक यू।